नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और हमारे साथ में आज हैं देवास बार यानी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी। और इस समय चुनाव चल रहा है, अभिभाषक संघ का चुनाव हो रहा है और आप फिर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है इसमें। थैंक यू। आपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की? तब लोग जानना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अभिभाषक संघ का जो चुनाव है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। लोग बड़े आतुर हैं जानने के लिए कि कौन कौन इसमें सदस्य है, कौन इसमें अध्यक्ष बनने की संभावना है। और ये ग्लैमर आप ही ने एक तरह से दिया है, देखा जाए तो फर्स्ट से लेकर अर्श तक का जो आपका सफ़र रहा उसको अगर शॉर्टकट में आप बता दें ताकि जनता भी जान ले। मेरी लाइफ का स्टार्टिंग 1976 से, जब मैंने पहली बार कोर्ट ज्वाइन की थी, उस समय बीए फर्स्ट ईयर में था। ठीक है। तो मैं सोनकच्छ मेरा पोस्टिंग हुआ था। उसके बाद मैंने 78 से 76 से 78 तक सोनकच्छ रहा और उस समय मेरी पढ़ाई चालू थी। ठीक है। 1980 में मैंने यूपीएससी क्लियर की थी और उस समय मेरा वेटिंग में था नाम। 81 में मैंने लॉ किया, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप था मेरा। फिर 83 में मैंने सिविल जज भी रिटर्न क्लियर किया था और 89 तक मैं कोर्ट में रहा। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं वकालत ही करूं। मैं कोर्ट की नौकरी में इंटरेस्ट नहीं था, पर चूँकि पापा मेरे कोर्ट में थे तो उन्होंने कहा तुम जब करियर स्टार्ट करो, जब करना मगर अभी एक्सपीरियंस के लिए कर लो। तो डेट वॉज द गोल्डन वर्ड फॉर माई फादर। और वो बिल्कुल चरितार्थ हुए। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मुझे कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आया। तो जब मैंने 1989 में वकालत शुरू करी और उसके बाद 1992 में मैंने हाई कोर्ट ज्वाइन किया और लाइफ मेंबर हूँ वहाँ का मैं। वो प्रैक्टिस चलती रही मेरी। उसके बाद 2007 में मैं सुप्रीम कोर्ट में लेट जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस फखरुद्दीन साहब, उनके साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया था। और 2007 से मैं रेगुलर बार का मेंबर हूँ सुप्रीम कोर्ट का और अपियर होता हूँ। और वकालत मेरी ड्रीम था, तो इसीलिए मैंने मेहनत भी बहुत की। और मैं चाहता था कि जो बाहर से एडवोकेट आते हैं हमारे यहाँ पैरवी करने, वो कम से कम नहीं आए। वो देवास के ही लोगों से, उन लोगों का हम काम कर सके। मालिक ने, ईश्वर ने साथ दिया और उस समय से लगा कि आज तक के देवास में जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, मतलब क्रिमिनल एक्ट हुआ, तो वो सब मैंने ही किए। फाइट और एक्विटल हुआ है उन सब में। क्या आपके बारे में सुनने में आता है कि किसी जज ने आपको कुछ बोल दिया था फिर आपने जिद ठान ली? वो वाकया बोला तो ये था उन्होंने कि 1989 में, जब 88 में उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र बिना किसी रीजन के खाते गाँव कर दिया, जबकि मेरे करियर में मैंने किसी की कोई शिकायत नहीं थी मेरी। और मैं जुडिशल वर्क भी ईमानदारी से करता था और सारे वकीलों को किसी को प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं थी। इवन देन मुझे ये कहने में हेजिटेशन नहीं कि मैंने किसी से पैसे भी नहीं लेता था मैं, जो एलिगेशन होता था। तो मैं खाते गाँव नहीं गया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब परेशान नहीं थी। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे। नोबडी वाज इन माय फैमिली टू अर्न द मेंबर। कोर्ट में किस पद पे थे फादर? फादर मेरे क्लास 3 थे जी। तो क्या हुआ कि मैंने नहीं गया और मैं रहा करीब 2-3 महीने हुए होंगे। तो उस समय सीजन थे दुबई। वो एक दिन मेरे घर आए कि मैं तेरी बात करा देता हूँ मैडम से, तू चल बात ही माफ़ी मांग लेना। मैं क्या, मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? मैंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे सीआर देख लो, हर चीज़ ठीक है। तो भी वो नहीं माने थे, मैं चला गया उनके साथ। तो डॉक्टर सरोजनी सक्सेना जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का बंगला है राधागंज में, बाहर ऐसा पोर्च है, वहाँ कुर्सी पे बैठी थी। तो मेरे कहा अब चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो मैं क्लर्क में बैठ तो सकता नहीं था, मैं खड़ा था। तो मेरे से बोलती है वो कि आप कैसे आए? मैं कहा साहब मैं आया नहीं, मेरे को सीएम साहब लेके आए। मैं तो मेरे से छूटती बोलती हैं कि मैं डॉक्टर सरोजनी सक्सेना हूँ, जब तक मैं हूँ देवास के झाड़ नहीं देखने दूँगी। तो मैंने कहा मैडम 20 मई 1988 को मेरा ट्रांसफ़र आपने किया है, वो मेरा ईश्वर सही है और मैं सही हूँ। तो 20 मई 89 आप नहीं देखोगी देवास की, और देवास का कोई ऐसा सूरज नहीं होगा जो अशोक वर्मा नहीं देखेगा।
तो मैं आ गया, फिर उन्होंने मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करा दिया सागर। और सागर जब करा दिया तो मेरा जैसे पोर्च में खड़ा था मेरे घर के, एक दिन सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे पोस्टमैन आया, वो खाकी रंग का लिफाफा लाया जबलपुर हाई कोर्ट का। तो मुझे बिना वो लिफाफा खोले ये एहसास हो गया कि मेरा ट्रांसफ़र और इंटर डिस्ट्रिक्ट है। मैंने खोला तो उसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर था मेरा खाते का। मैं सीधा उतर गया वहाँ से, घर से पैदल गया, वो पुरानी कोर्ट के सामने नागर साहब एडवोकेट का ऑफिस था, उसके नीचे टाइपिस्ट था। तो मैंने वहाँ पे अपना इस्तीफ़ा टाइप करवाया और भी लिखा कि डिस्ट्रिक्ट जज के झूठे प्रतिवेदन पर हाईकोर्ट नतमस्तक होकर हस्ताक्षर करती है, मुझे इस सिस्टम में नहीं रहना और मैं अनकंडीशनल अपना इस्तीफ़ा देता हूँ। और मेरा इस्तीफ़ा 2 महीने में मंजूर हो के आ गया। देन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। मतलब एक उसी कोर्ट में जहाँ आप क्लर्क थे, हाँ, मैं उनके सामने अपियर हुआ। आज आप एक वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ, मैं उन्हीं डॉक्टर सरोजनी सक्सेना के सामने 3 महीने बाद अपियर हुआ। और उन्होंने पहला ही केस एक्ट 438 का था, मतलब अग्रिम जमानत का था, 306 का। तो मुझसे कहते हैं वकील साहब आप वकील बन गए? मैंने कहा बिल्कुल बन गया साहब। तो बोलिए क्या कहना है? मैंने आर्ग्यूमेंट किया, उनने मेरी बेल दे दी, अग्रिम जमानत मंजूर हो गई। तो यही वाक़या था वो। और आज आप जो है क्लर्क से लेकर के आज मतलब बड़े एडवोकेट्स में जाने जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के। तो ऐसे में लंबा संघर्ष आपका रहा है। और ख़ास बात ये है कि जो नए नए वकील आ रहे हैं, मतलब अभी जो कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे एसोसिएट्स में आपसे भी जुड़े हुए हैं और सब लोगों से भी जुड़े हुए हैं। कार्यशालाएं उन लोगों के लिए आपने अभी बीच में करवाई हैं और इसके पहले हमने ज़्यादा देखी नहीं देवास में। और महिलाओं एडवोकेट्स के लिए भी आपने कार्यशाला कराई थी। कितना महत्वपूर्ण है उन बच्चों को ट्रेनिंग देना और उनको प्रोफेशनल और नोबल जॉब में सही तरीके से लाना? देखिए, जब मेरी प्रैक्टिस सिर्फ 8 साल की थी, 97-98 के बीच, 99 में जब मैं प्रेसिडेंट बन गया था, उस समय से मेरे मन में ये था कि जो टैलेंट है उसे आगे लाना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है और कोई ब्रीफिंग नहीं करता, कोई कानून पढ़ाने वाला नहीं होता है, कोई ऑफिस में भी टाइम नहीं देते हैं। तो सब सिर्फ जूनियर को सिर्फ घिसते हैं, मगर उन्हें कोई एक अच्छा लॉ पढ़ाता नहीं है। इसलिए मेरे मन में था कि जो टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, उन्हें हम एक वर्कशॉप के माध्यम से कानून से परिचय कराएं। जैसे सबसे बड़ा क्रिमिनल में प्रैक्टिस में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंस है, और वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज वकीलों को नहीं होता है। इसलिए मैं कार्यशाला डॉक्टरों को बुला के कराता था। लॉ पे भी करी। अभी भी मैंने लॉ सीरीज जस्टिस विवेक रोसिया सब प्लेटिनम जुबली में आए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा, उनने मुझसे बोला हम देवास बार के लिए क्या कर सकते हैं, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया सब कुछ। मैं कहा साहब मेरे बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपके जजेस तो 5 साल पढ़ के आए हैं और उनके साथ हर 2 महीने 6 महीने में ट्रेनिंग होती रहती है। इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, जो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा साहब आप लॉ लेक्चर शुरू करवा दीजिए और जो जजेस हैं वो उन्हें पढ़ाएं, नए लड़के आएंगे। तो हमारी बात मानी और अभी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और वर्तमान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र साहब का, अभिषेक गौड़ साहब का और देवास के जो जजेस हैं वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं और 2-2 घंटे हमारे लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ये वीकली कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या होगा। कई बार देखने में आया कि जैसे सीनियर्स होते हैं अपने जूनियर वकील को मौका देते हैं जज के सामने जाने का। अब जज तो ज्ञानवान होते ही हैं, विद्वान होते हैं, और वो बेचारे कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हैं कई बार, और डांट भी सुनने को मिलती है। इस टाइप की कई वीडियो मिले हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो एडवोकेट जो इसके अंडर में काम कर रहा है, उनने उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया कि तुम्हें ये सब पहले तो फाइल पढ़ना चाहिए, फिर उसके पॉइंट बताना चाहिए और उससे तैयार करके फिर बोर्ड पे पहुंचाएंगे। तो जज साहब नर्वस नहीं करते हैं। अगर कोर्ट ने कोई क्वेश्चन आपसे किया तो पहली ड्यूटी आपकी ये है कि कोर्ट को आप समझाएं, उस क्वेश्चन का उत्तर दें, अपनी बात नहीं करें। और जज साहब अगर उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो निश्चित है कि वो आपके पक्ष में ऑर्डर करेंगे। कई जज तो सपोर्ट भी करते हैं ऐसे में। हर जज सपोर्ट करता है, मैं नहीं कहता कोई जज सपोर्ट नहीं करता, कोई जज को कैड नहीं है। ये हमारा सोच है कि हम जुडिशरी को ब्लेम करते हैं, हमारा फेल्यूर है तो हम जज को खोल देते। कहीं कोई ऑर्डर नहीं हुआ, हम ज़बरदस्ती का
क्लाइंट को बोल देते हैं कि हम भाई हम कोशिश करेंगे, हो जाएगा, और नहीं होता यार, जस्ट जो समझ नहीं आती है। अच्छा, जैसे अब आप बार अध्यक्ष हैं, आपने इस दौरान कार्यक्रम भी कई सारे करवाए, हालांकि सिर्फ 2 साल का कार्यकाल होता है। अब अगर आपको चुना जाता है तो आपकी क्या प्लानिंग है इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, कि बार के लिए क्या करेंगे आप? आज ही मैंने एक वर्कशॉप जारी की है, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वर्चुअली हियरिंग कैसे होगा। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट से सीनियर लॉयर जयेश शर्मा साहब को बुलाया, जो यूनियन ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल है हाई कोर्ट में। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर टी महिपाल को बुलाया, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री राजकिशोर चौधरी को बुलाया, अब भी आए हैं वो दिल्ली से। उन्होंने बताया कि वर्चुअली हम कैसे, अब चूँकि पेपरलेस हो रही है, अगले 2 साल 3 साल में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब पेपरलेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम अब सुप्रीम कोर्ट में एक बैरियर है, वो है कि आप डायरेक्ट फाइल नहीं कर सकते, आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लगेगा। तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट से करस्पॉन्डेंस कर सकता है, क्योंकि क्या था कि 1963 में ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आया। उसके पहले गुजरात का वकील, गुजरात का हाई कोर्ट का कोई ड्राफ्टिंग अलग है, नागालैंड का अलग है, किस मिजोरम का अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि हम कैसे करें। उसके लिए उस समय 1963 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जन्म हुआ। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कि कैसे ड्राफ्टिंग होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रेनिंग देता है, परीक्षा लेता है, 4 पेपर होते हैं उसमें, और सब में 50 नंबर का मार्क लाना पड़ता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का तमगा देता है। तो वो डिग्री, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है, और कहीं से कुछ भी गलती होती है तो उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जैसे जिला न्यायालय की बात कर लें, अब यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई पूरी वकीलों के लिए, चैम्बर्स बने हुए हैं, सब कुछ है, और अब सुबुगाड़ ये भी है कि न्यायालय को शिफ्ट करना है नहीं, बड़ी जगह पर। उस अभी विषय में नहीं है। आपके क्या बात सुनिए, क्या है कि चैम्बर बिल्डिंग तो सबसे पहले जब 96 में इसका उद्घाटन हुआ, उसके पहले 94 में मैं कोषाध्यक्ष था बार का। उस समय के चीफ जस्टिस UL भट्ट साहब आए थे, तो हम सब भी विजिट करने कोर्ट को गए थे, और हमने वहाँ बोला था सर हमारे चैम्बर बिल्डिंग का, चैम्बर के लिए, एडवोकेट्स के लिए लैंड अलाट करिए, यहाँ बहुत लैंड है। तो उन्होंने हमारे प्रस्ताव को पास किया। अब उस समय तक उन्होंने प्रस्ताव तो पास कर दिया, मगर उसका सेंशन नहीं हुआ था। तो फिर बाद में तत्कालीन कार्यवाहक चीफ जस्टिस दीपक वर्मा साहब से हमने दिल्ली, जबलपुर जाके भी रिक्वेस्ट करी। मैं गया था और हरिनारायण शर्मा गए थे, तो उन्होंने वो लैंड हमें अलाट करी। फिर उसका भूमि पूजन मैंने करवाया, चीफ जस्टिस AK पटनायक साहब को देवास बुला के, और तब से इस चैम्बर बिल्डिंग का चालू हुआ। तब कार्यकारिणियाँ बदलती रहती हैं। तो अभी मैंने इसका 4th फ्लोर कंप्लीट कराया और इसका उद्घाटन कराया। तारीख की बात ये थी, कोई इंसिडेंस था कि भूमि पूजन में भी उस समय जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी आए थे, और अब जब वो सुप्रीम कोर्ट जज थे तो इस चैम्बर बिल्डिंग का लोकार्पण करने भी उनके हाथ से हुआ। जी, ये देवी जी। अच्छा, देखने में आता है कि जैसे अब BNS आ गया नया, नहीं, अब आपका एक प्रश्न का उत्तर रह गया। हाँ, बताइए कि यहाँ से नई कोर्ट शिफ्ट हो। हाँ, नई कोर्ट शिफ्ट अभी नहीं है। ये क्या था कि उस समय हमारे जो पोर्टफोलियो जज थे, जस्टिस कालगांवकर, उन्होंने हमारे DG साहब से बोला था कि देखिए, आज से 25 साल बाद देवास में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक भी जगह नहीं मिलेगी जब कोर्ट का एक्सपांशन होगा। तो आप जिला न्यायाधीश मतलब जिलाधीश से बात करके लैंड अलाट करा के रख लीजिए। अब चूँकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिलाधीश श्री ऋतुराज सिंह का, कि उन्होंने उस बात को स्वीकार करके बालगढ़ के पास करीब 25 हेक्टेयर ज़मीन हम वो रिजर्व करी है। बड़ी ज़मीन है, बड़ी, और वो 25 साल बाद का प्लान है कि हम 25 साल बाद अगर जाएंगे तो ये कोर्ट कहाँ जाएगी। उस समय 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर शहर से जाएगी। शहर भी बढ़ जाएगा, शहर बढ़ जाएगा, और उस तरफ और अभी भी डेवलपमेंट शंकरगढ़ के तरफ रिंग रोड भी पीछे से जा रहा है। पीछे से जा रहा है वापस। तो ये उस भविष्य की कल्पना को रखते हुआ ये अभी कोई नया मतलब आगे का भविष्य का प्लानिंग है, बिल्कुल 25 साल बाद की प्लानिंग है। जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि एक तो BNS आ गया, तो जिन लोगों ने पुरानी पढ़ाई की है उनको उसकी समस्या आ रही है, तो उसके कन्वर्जन के लिए आप लोग बार की तरफ से क्या क्या कर रहे हैं सब? देखिए, कानून तो वही है, खाली धाराएं बढ़ी है, बदली है, और कुछ नए प्रोविजंस आए।
तो कानून तो वही है, इंटरप्रिटेशन वही है, 302 की डेफिनेशन भी वही है, 307 के डेफिनेशन भी वही है, 326 की भी है, 376 के, कोई सा भी आईपीसी का सेक्शन उसके नंबर चेंज हुआ बस। उसका नंबर चेंज हुआ और उसमें नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस, और जो बेकार के प्रोविजन थे वो हटाए गए। अब चूंकि वो प्रोविजन, जैसे आपको मैं एक सेक्शन बताऊं, 304A, हाँ, ये अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनकी महिलाओं को कार चलाना नहीं आती थी, उनके कार से कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता था, इसलिए उस केस को उन्होंने 304A में अवेलेबल बना दिया। अवेलेबल हो गया था। ये है था जी। अच्छा, वकीलों की समाज में यूँ तो ये डिग्निफाइड एक वो है, लेकिन आजकल देखा गया है कि कोर्ट में भीड़ बहुत बढ़ रही है, और दूसरा आजकल वकील जो नए, जो खासतौर पे जूनियर जाते हैं, पुलिस से दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, पुलिस उनको ठीक से जानकारी नहीं देती, और दूसरा वकील जो है कई बार रोड पर आ जाते हैं। इसको आप कितना उचित मानते हैं? ये बहुत डिग्निफाइड जॉब है, रॉयल जॉब बोला जाता है। देखिए, मेरा ये कहना रहता है कि वकील रोड पे कब आता है? जब उसके साथ इनजस्टिस हुआ हो, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी हो, प्रशासन ने उसकी मांग नहीं सुनी हो, इसलिए इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए वकील रोड पे आता है। अदरवाइज देखिए कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई पुलिस से बात नहीं है। दुर्व्यवहार की बात ये आती है तो रेसिप्रोकल है। अगर मैं एडवोकेट हूँ और किसी थाने पे आया हूँ और मेरा अपना परिचय देता हूँ, तो वहाँ का जो ऑफिसर है, अगर वो कुर्सी भी प्रोवाइड नहीं करेगा तो थोड़ा सा तो ईगो हर्ट होगा। बिल्कुल। और वो अगर बदतमीजी से बात करेंगे, हालांकि बड़े पुलिस ऑफिसर नहीं करते हैं, ये सब कॉन्फ्लिक्ट होता है छोटी जगह, क्या कि वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और वो सीनियर ऑफिसर अगर होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, और हमारे भी सीनियर। मगर क्या होता है कि कभी कभी डिसरिस्पेक्ट होता है, और डिसरिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं। और यहाँ तो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, और डिसरिस्पेक्ट तो आजकल जजों का कर देते हैं। आप ही लोग गए थे एक शिकायत लेकर के, किसी व्यक्ति ने जजों के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी सोशल मीडिया में, और वो आपके कार्यकाल के दौरान मैंने ही कहा था, वो था एक जिस कुत्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके ऊपर एक सोशल एक्टिविस्ट, डॉग लवर, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसने सुप्रीम कोर्ट जज को कुत्ता कहता नहीं कुछ, तो मैंने ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और पूरे बार की तरफ से दर्ज कराई, और उसके खिलाफ वो कम से कम 4 महीने 5 महीने जेल में रहा है वो। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं ना कि किसको सम्मान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया देखिए, हम किसको बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर पारदीवाला साहब को नाम निकालने में आप एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को गाली बक रहे हो, तो ये तो पूरी इंस्टीट्यूशन को गाली बक रहे हो, न्याय व्यवस्था को है। और कल से अगर इस प्रकार के एक्ट नहीं रोके गए तो कल से तो कुछ भी करेगा कोई। भाई, रिस्पेक्ट तो आपको न्यायपालिका करना चाहिए। फैसला जज ने दिया है, न्यायाधीश ने दिया है, एक व्यक्ति ने दिया है, बिल्कुल, और उस व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जानता भी नहीं है आपको। अब डॉग लवर्स कितने, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कितनी बाइट हो गए, कितने रेबीज से मर रहे हैं, तो ये क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग किया ना, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, संभालना चाहिए। मतलब बोलो अब ये है कि आपकी बार ने जो है कम से कम रेस्पेक्ट को बचाया, ये कार्रवाई करवा करके। और अब जो है ये अंतिम सवाल है कि बार में अगर आप फिर से आते हैं तो और क्या क्या आपने प्लानिंग करके रखा हुआ है? देखिए, अभी मैंने हिंदुस्तान में नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं वो आपको वोट क्यों दें, आपको क्यों चुने? देखिए, पहली बात तो मैंने अपने कार्यकाल में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कराया, जो इंडिया में किसी भी बार ने नहीं किया। किसी भी एडवोकेट की असमय किसी भी दुर्घटना में डेथ हो जाती, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना में, तो मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से हर वकील को 5 लाख का बीमा दिया है जी, और 2 लाख रुपया डिसेबिलिटी पे दिया है। इसे अब मैं नए कार्यकाल में मैं आता हूँ तो 10 लाख का करूँगा, और ये प्रीमियम बाहर से देगा, वकील को नहीं देना है। ठीक है, हम जो कलेक्शन करते हैं उससे दिया जाएगा। दूसरा, ये बार की बिल्डिंग जो हमारी है, हमारा कक्ष है, उसे मुझे डबल करवाना है। वो सेंक्शन हाई कोर्ट ने सैद्धांतिक रूप से, भाई किसी कारण से वो रुकी हुई है, वो जुलाई अगस्त में, जैसा हमारे डीजी साहब ने बताया था कि वो सेकंड फेज में चालू हो जाएगा। तो जिससे हमारा बार अभी 30 बाय 45 का है, तो वो 60 बाय 45 हो जाएगा जी। उसके अंदर हमारे यहाँ साथ वॉशरूम की तकलीफ है, लेडी एडवोकेट की तकलीफ है, और जेंट्स एडवोकेट्स की तकलीफ है, तो 5-5 वॉशरूम हम बना रहे हैं। ये मेरी प्लानिंग है। सेकेंडली, नए लड़कों को जब मुझे करना, तो इस प्रकार की जो मैं कार्यशालाएँ आयोजित करके
जो टैलेंट है उसको आगे लाके उसे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने के लिए, वर्चुअली करने के लिए ये सब काम करना है। उनका एजुकेशन के लिए हम वीकली फोर्टनाइटली लॉ क्लास मतलब वो लेक्चर शुरू कर रहे हैं, चल ही रहा है। मैंने डॉक्टर सतपति, डॉक्टर हर्ष शर्मा जो वर्ल्ड के टॉप हैं, जिन्हें डॉक्टर सतपति ने 1 लाख पोस्टमार्टम किए, उनको मैंने देवा से मेडिको लीगल से एक्विटेंट कराया लड़कों को। उनको समझ में आया कि क्या होता है कंट्यूजन, क्या होता है लेसरेटेड वुंड, क्या होती है स्टेप वुंड, क्या होती है पंचर वुंड। ये इस प्रकार की जब कोई झगड़े होते हैं तो इस प्रकार के वेपन, जैसे सपोज एक उदाहरण, इनकी तो कोई ट्रेनिंग मिलती नहीं वैसे। नहीं मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण कि मेरे पे आरोप लगाया कि मेरे जो तलवार से मार दिया, तो तलवार से अगर काटेंगे तो सीधा जैसा अपन को खरबूजे पे चाकू मारा, मतलब मारा तलवार मारी तो पूरा ऐसा लंबा कटेगा, और चाकू मारा तो अंदर घुस जाएगा, वो पंचर वुंड कहलाता है, स्टेप वुंड। और डॉक्टर उसने लिख दिया साहब मेरे को तलवार से मारा, और डॉक्टर ने लिखा कि घुपा हुआ घाव है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब वो मुझे जो फरियादी वो झूठ बोल रहा है, भाई तलवार से काटा है तो कटा हुआ आना चाहिए, चाकू स्टेप वुंड होगी। ये धीरे-धीरे तो यही हम उस लड़कों को सिखा रहे हैं, इसीलिए कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। एक हारमोनी बने रहे, एक एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहे। वकील को किसी ज़माने में, आज भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और ये नोबल प्रोफेशन इस समय था, उस समय सारे कोर्टों में गाउन पहनना ज़रूरी था, और गाउन वकील पैसा नहीं मांगता था, गाउन के पीछे एक पॉकेट होता था, और अगर वकील वो मुकदमा चलते हुए उसका पक्षकार को फीस देना तो वो बिना देखे अब वो एडवोकेट के पॉकेट, उसमें गाउन में के जो पॉकेट है उसमें पैसा रख देता था। तो इस क्योंकि वो नोबल प्रोफेशन है, उससे पैसा मांगा भी नहीं जाता, गिना भी नहीं जाता है। ये तरीका न्याय दिलवाना है, ये न्याय दिलाना है। तो आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। 3-4 दिन में चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में हम आशा करते हैं कि आपको फिर से ये नया कार्यकाल मिलेगा, और बहुत धन्यवाद। नए जो जूनियर वकील आए हैं उन सबको आप लोग ट्रेनिंग देंगे, नए सेशन सिखाएंगे, और इस नोबल प्रोफेशन को कम से कम नोबल बनाए रखेंगे। आज ही मैंने कार्यशाला लगाई, इसमें कम से कम 350-400 लोग थे, और 3-4 घंटे कार्यशाला चली, और लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि ये सभी दुनिया है, हमारी दुनिया देवास नहीं, हमारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट तक है। जब हरीश साल्वे साहब, कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब, सही बात है, ऐसे एडवोकेट है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि इस कानून का पेशा कितना हाइट पे है। देखिए क्या ग्लैमर है वहाँ पे, एडवोकेसी का ग्लैमर देखना तो सुप्रीम कोर्ट। आजकल बड़े पैमाने पर लॉ भी कर रहे हैं बच्चे, नए बच्चे काफी आ रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और इस प्रोफेशन की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। बिल्कुल, वो आ रहे हैं तो उन्हें कोई चाहिए ना। बिल्कुल, हमारी ड्यूटी है कि हमने 50 साल में जो सीखा उनको कम से कम इस जनरेशन को हम दे के जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैं एक लास्ट लाइन बात कर रहा हूँ, हमारे परिवार में हमें उस परिवार के सदस्यों को डेवलप करने की जवाबदारी है, ऐसे ही सीनियर एडवोकेट की जवाबदेही अपनी नई जनरेशन को करने की, ये मैं मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी ड्यूटी है, और हमने उसके लिए पे भी करना चाहिए, खर्चा भी करना चाहिए। फंड होता नहीं है, जो एडवोकेट्स हैं जो कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रिकॉर्ड किया। थैंक यू।